संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भैया आज है 10 अगस्त और मैं 10 अगस्त के समाचार आप मन के आगू ले करके फिर हाजिर हुए हूँ, प्रस्तुत हुए हूँ। ज़्यादा समय नहीं लन, काबर की आज समाचार गाड़ा गाड़ा अकन भरा गए हैं। कबू कबू मिले नहीं, अब आज मिले हैं तो बने चकन है। तो भाई समय नहीं लेबो, सीधा शुरू करबो। हिंदी में आता हूँ, शुरू करता हूँ। पहले न्यूज पर चलेंगे जो कि समाचार पत्रों में आज सबसे प्रमुखता से छाया हुआ था, उस योजना के बारे में। आज एक योजना, इंदिरा वन मितान योजना, काफी चर्चा में रही है। इनफैक्ट कल से ही ये चर्चा पे बनी हुई थी। इसकी पूरी डिटेलिंग जानते हैं। पहले बात तो ये जान लेते हैं कि इस योजना की घोषणा कल मुख्यमंत्री महोदय ने अपने निवास स्थान पे जो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसके माध्यम से दी। इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? वन अंचल के जो युवक युवतियां हैं, इनफैक्ट युवकों को ज्यादा जोर दिया जा रहा है, उन्हें स्वावलंबन से जोड़ना, यानी आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक कदम और बढ़ाते हुए देखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। होगा क्या इस योजना में और क्या चीजें शामिल है, स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूं, नोट करना शुरू कर दीजिए। पहली चीज तो ये जान लीजिए इसमें कि इस योजना में 85 आदिवासी विकासखंड जो छत्तीसगढ़ में मौजूद है, इन सभी जगह पर यह योजना चलाई जाएगी जहां युवकों के समूह बनाए जाएंगे। इसमें कुछ 10,000 गांवों को शामिल किया जा रहा है इस योजना में, जिससे लगभग 19 लाख परिवारों को लाभ होगा। यहाँ युवकों का समूह बनाया जाएगा, यानी एक तरह से जैसे महिला स्व सहायता समूह होता है ना, उस तरह से स्व सहायता समूह बनेगा युवकों का। ये समूह लेकिन 10 से 15 सदस्यों, मैक्सिमम 15 सदस्य हो सकेंगे और न्यूनतम 10 सदस्य। इन सदस्यों के माध्यम से उस क्षेत्र विशेष के वन जो भी उत्पाद होंगे, वन उत्पाद आप सब समझते हैं, 31 प्रकार के वन उत्पाद छत्तीसगढ़ खरीदती है। उन सब की खरीदी, उन सब को सही मूल्य पर बेचा जा सकना, संग्रहण सही तरीके से हो सके, ये सभी इन समितियों या इन समूह के माध्यम से संभव होगा। यानी युवक इस सारे काम के लिए मॉनिटरिंग करेंगे और गांव वालों की मदद भी करेंगे। इस योजना के भीतर सभी 85 आदिवासी विकास खंडों में वनोपज संग्रहण सुनिश्चित तो होगा ही, साथ ही साथ वन प्रोसेसिंग यूनिट भी बनेगी। अब ये वन प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है भाई? वन उत्पाद डायरेक्ट तो यूज नहीं हो जाते हैं, उनका कुछ और भी अलग यूज किया जा सकता है। जैसे लाख से आप तरह तरह की चीजें बना सकते हैं, जिसमें आभूषण वगैरह सब शामिल है, या फिर चार वगैरह हो गया, चिरौंजी वगैरह हो गया। इन सब के लिए प्रसंस्करण की जरूरत होगी। इसलिए सभी विकास खंडों में, जितने भी 85 आदिवासी विकास खंड हैं, इन सभी में क्या करेंगे तो वन प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना करेंगे। इसके लिए हर प्रोसेसिंग केंद्र को 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, यानी कुल मिलाकर 8 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि इस योजना के लिए स्वीकृत कर दी गई है। इस योजना में हितग्राही सभी आदिवासी विकासखंड के ग्रामीण युवक होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, युवकों पर जोर दिया गया है, युवती शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। एक चीज और इस योजना में मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा, वो भी बड़ा रिमार्केबल रहा, कि वनों के जो नए वृक्ष होंगे, इन नए वृक्षों में इमारती लकड़ी लगाए जाने के बजाय, क्योंकि इमारती लकड़ी फिर क्या होता है, एक समय के बाद काट लेते हैं, औषधीय पादप या फलदार वृक्ष लगाए जाने की पहल की जाए, इस बात का उल्लेख किया गया। तो ये था इंदिरा वन मितान योजना, घोषणा 9 अगस्त 2020, और बाकी सारी डिटेल आप जान चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले घोषणा पर आते हैं। तो भाई अच्छा, मुख्यमंत्री अपने निवास पर एक सादगीपूर्ण आयोजन तो हुआ ही, विश्व आदिवासी दिवस था कल। तो भाई कौन सा नृत्य हुआ ये पूछ सकता है। गौर नृत्य की प्रस्तुति की गई मुख्यमंत्री निवास स्थान पर। बस्तर के बड़े किला गांव के जो लोग थे वो यहाँ आए थे और इस नृत्य की प्रस्तुति दी है। गौर नृत्य या बाइसन हॉर्न नृत्य छत्तीसगढ़ के दंडामी माड़िया में किया जाने वाला एक बहुत शानदार नृत्य है, एक बहुत खूबसूरत नृत्य है, और इस नृत्य को अलौकिक नृत्य या बहुत ही दिव्य नृत्य की संज्ञा भी दी जाती है। बात करेंगे कुछ और बड़ी घोषणाओं की जो मुख्यमंत्री कल अपने संबोधन में कर रहे थे, वो सब समझते हैं। जैसे भोपालपट्टनम, यानी जिला हमको जाना पड़ेगा बीजापुर। भोपालपट्टनम में बांस आधारित कारखाना बनाए जाने की घोषणा की गई है। इस कारखाने में अभी क्या कार्य होगा ये साफ नहीं किया गया था, न्यूज़पेपर में भी इसको खंगालने पर नहीं मिला, लेकिन बांस आधारित एक परियोजना, एक जो है कारखाना यहाँ तैयार किया जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी घोषणा थी, इंद्रावती नदी विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ये क्यों करना जरूरी है? इंद्रावती नदी विकास प्राधिकरण का गठन करना इसलिए भी जरूरी हो गया था
क्योंकि आपको पता है बोधघाट परियोजना जो 40 साल से पेंडिंग में थी उसे वापस से शुरू किया जा रहा है। अब अगर शुरू किया जाएगा तो भाई पुनर्वास का मामला उठेगा, क्योंकि बांध बनेगा तो बहुत सारे गांव डूबने लगेंगे या डुबान क्षेत्र में आ जाएंगे। इन सब बातों को ध्यान दे करके इंद्रावती नदी विकास प्राधिकरण आदि का गठन किया जा रहा है। साथ ही साथ उसके संरक्षण पे तो बात होगी ही होगी। इसके बाद बात करें, नगरनार प्लांट में भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाने की मंजूरी का घोषणा उन्होंने किया। नगरनार प्लांट एनएमडीसी के द्वारा बनाया जाने वाला एक स्टील प्लांट है बस्तर में, तो वहां वहीं के लोगों को भर्ती मिल सके, इसके लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो पोस्ट है उसके लिए, तो इसके लिए ऑफिशियल परीक्षा होगी और ये परीक्षा दंतेवाड़ा में आयोजित की जाएगी, ऐसा सामने आया है। इसके बाद लोहड़ी गुंडा, अच्छा एक और गांव है लोहड़ी गुंडा। यहाँ क्या होने वाला था, यहाँ एक कारखाना आगेन बनने वाला था, स्टील कारखाना, जो एनएमडीसी बनाने वाली थी, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। और चूंकि पूरा नहीं हो पाया तो इसके जो अधिकृत जमीन थी वो किसानों को वापस की गई। तो लगभग 4200 एकड़ जमीन वापस करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी समाप्ति की घोषणा भी यहाँ पर की गई। बात करेंगे अगली न्यूज पर। बहुत सारा हो गया ना, ऐसा इसलिए यार कल के न्यूज में बहुत कुछ हुआ है। तो अभी चलते हैं मरवाही। तो आपको पेंड्रा गोरेला मरवाही याद होगा, मुख्यमंत्री जी से नवनिर्मित जिला बनाने की घोषणा किए थे। अब जिला बनाने की घोषणा तो हो गई, तो वहां विकास कार्य भी होने चाहिए। कोई नया जिला बनता है तो विकास कार्य साथ साथ चलते हैं, और इसीलिए तो लोग जिले की मांग करते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मरवाही को अब नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा कर दी गई। इससे पहले मरवाही ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता था, अब ऑफिशियल नगर पंचायत के रूप में जाना जाएगा। साथ ही साथ 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल इस जिले में खोले जाएंगे या मरवाही क्षेत्र में खोले जाएंगे। इसके अलावा 11 सड़कें जो बाकी के सीमावर्ती जिलों से जोड़ेंगी उसका निर्माण किए जाने की घोषणा कर दी गई है। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ होने वाली है, लेकिन वो आपके काम की नहीं है। आगे बढ़ चलते हैं। इसके बाद बात करेंगे, हाँ ये 3 जो है जगह है आप नाम याद कर लीजिए, है तो दुर्ग जिले से ही जुड़ा हुआ। दुर्ग में, धमधा में और पाटन में, ध्यान रखें तीनों जगह है, दुर्ग में, धमधा में और पाटन में, इन तीनों जगह फूड पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। ये फूड पार्क किस तरह के फल उत्पाद को ध्यान में रख करके देखा गया है, तो भाई जो हमारा उद्यानिकी होता है उसके भीतर, अब उद्यानिकी के भीतर आप फल सब्जी वगैरह, फल तो लगाते हैं सब्जी नहीं करेंगे है ना, फिर वो अलग विभाग हो जाएगा। तो फलों के उत्पादन में इसमें जैसे टमाटर का उत्पादन है, पपीते का उत्पादन है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे, और केला काफी मात्रा में होता है। इनफैक्ट अगर मैं एक डाटा बताऊं, शायद इसमें आप मुझे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन आज का न्यूज़पेपर में ऑफिशियल ये डाटा छपा हुआ है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे अधिक टमाटर का उत्पादन करने वाला जिला दुर्ग है। अब आप जगह के नाम पे मत जाइएगा, वरना आप लुड़ेक चले जाएंगे और फिर बहस करने लगेंगे कि लुड़ेक तो टमाटर राजधानी है, वो अलग बात है। मैं बात कर रहा हूँ जिले की। तो यहाँ दुर्ग में सबसे ज्यादा टमाटर का उत्पादन होता है, तो उसकी प्रोसेसिंग होनी भी जरूरी है भाई, केचप वगैरह बनना जरूरी है, सॉस बननी जरूरी है। तो ये सारा काम हो सकेगा कहाँ, फूड प्रोसेसिंग पार्क बनने के बाद। इसके साथ साथ पपीता और केले के बारे में या उनके उत्पाद भी बनाए जाने की संभावना है यहाँ पर। तो इसके लिए क्या क्या चीजें होंगी, वेयर हाउस यानी गोदाम बनेगा, दूसरा फूड प्रोसेसिंग पार्क बनेगा जहां अलग अलग तरह के उनसे उत्पाद बनाए जा सकेंगे। इसके अलावा कोल्ड स्टोर होगा लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, और पैकेजिंग होगी। अब भाई आप चीजें बनाएंगे तो पैकेजिंग करेंगे ना, और जिसका पैकेजिंग अच्छा होता है वो बिकता अच्छा है, ये तो पता ही है ना, पूरे देश को पता है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे एक ऐप की, तो पैगोन ऐप। और ये ऐप क्यों चर्चा में आया, ये वन विभाग का ऐप है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग ने इस ऐप को अभी अपने कार्यक्षेत्र में लागू करने की घोषणा की है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन आज दिखाया जाने वाला है वन मंत्री मोहम्मद अकबर जो है उनके सामने, और अगर उनकी मंजूरी मिलती है वन विभाग इसे यूज करेगा। हर कर्मचारी, हर अधिकारी को ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि उनकी ट्रैकिंग की जा सके, मॉनिटरिंग की जा सके कि वो अपने फील्ड में है कि नहीं, अपने कार्य क्षेत्र में है कि नहीं। अब इसका विरोध कर रहे हैं कर्मचारी और अधिकारी सभी, क्योंकि भाई वन क्षेत्र में कहाँ नेटवर्क मिलेगा, हम कहाँ एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, ये सारी बातें उठ करके आ रही हैं। आप बताइए क्या ये ऐप सबको लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, वो ए और बी में जवाब मत देने लगना ना, ठीक। इसके बाद है हमारे पास दुर्ग, कोंडागांव और सुकमा, इन 3 जिलों का चयन किया गया। दुर्ग, कोंडागांव और सुकमा, जहां ग्रामोद्योग प्रक्षेत्र का निर्माण किया जाएगा, यानी सेक्टर। ग्रामोद्योग यानी ग्राम आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र विकसित किए जाने का फैसला किया गया है। तो इसमें क्या चीजें हो रही हैं, इसमें यह है कि भाई ग्रामीण उद्योग जो होता है उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जैसे दुर्ग का एग्जांपल लेता हूं, दुर्ग का सेलूद करके एक जगह है, यहाँ क्या हो रहा है, सोलर चरखे की मदद से, कपास होता है ना, उससे रुई निकल जो प्राप्त कर रहे हैं अपन, वहां से उसको पोनी जो है कताई, पोनी क्या होता है,
वो दिए का बाती, हाँ बिल्कुल। तो पोनी कताई का काम हो रहा है, साथ ही साथ कपड़ा बुनाई हो रहा है, और भविष्य में यहाँ खादी उत्पाद केंद्र बनाए जाने की योजना है। इसी तरह कोंडागांव में आपको पता ही है भाई, अलग अलग तरह के जो शिल्प कार्य हैं वो विकसित किए जाते हैं, तो और सुकमा जो है वो भी शिल्प कार्य के लिए जाना जाता है। तो यहाँ ग्रामोद्योग केंद्र या प्रक्षेत्र बनाया जाएगा। इन तीनों जगह का चयन किया गया है। ये घोषणा किए ग्रामोद्योग चेयरमैन राजेंद्र तिवारी, और गुरु रुद्र कुमार ग्रामोद्योग मंत्री हैं जो कि काफी एक्टिव, इससे पहले आपको कुंभकारी के समय आपको उनका नाम सुनाई दिया होगा। इसके बाद बात करेंगे अगली योजना पे। हाँ, ये न्यूज ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। विश्व हाथी दिवस भी आज इनफैक्ट, और इससे जुड़ी हुई न्यूज जो है धर्मजगड़ रेल मंडल से जुड़ी हुई एक न्यूज है। तो धर्मजगड़ रेल मंडल ने अभी क्या किया, धर्मजगड़ रेल मंडल ने इस बीच में एक प्रोजेक्ट बनाया। क्या है, खरसिया से धर्मजगड़ के बीच ईस्टर्न कॉरिडोर रेल लाइन बिछाई जा रही है। इस रेल लाइन में भाई हाथियों का बहुत सारा आना जाना है, और इन सब को ध्यान रखते हुए बहुत सारी जगह पर क्या किया गया, हाथियों के आवागमन को सुलभ बनाने के लिए ओपन पास और अंडर पास बना दिए गए। यानी कि रेल पटरी के ऊपर से सड़क, और रेल या तो फिर रेल पटरी के नीचे वाले रास्ते से हाथी जा सके, ऐसी जगह बना दी गई है। इससे क्या होगा, हाथी जो ट्रेन से टकरा करके एक्सीडेंट वगैरह हो जाता था उस पे जो है संरक्षण मिलेगा। देश में पहली बार हो रहा है जब किसी ट्रेन पाथ में या ट्रेन ट्रैक में इस तरह की योजना बनाई गई है, अपर पास या अंडर पास टाइप वाली। वैसे हाईवे की अगर बात करें तो NH44 राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 इसका प्रयोग करता है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी वाला। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर चलते हैं। तो भाई हाथी मानव संघर्ष एक समस्या और है छत्तीसगढ़ के साथ, और ये लगातार बनी हुई है, हाथियों और मानवों का संघर्ष। इसलिए उत्तराखंड में भी ऐसे हालात थे, बहुत खराब हालात, तो वहां क्या किया गया, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भी यही मांग कर रहा है कि हाथी और इंसानों के संघर्ष को राष्ट्रीय आपदा नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाए। इससे राज्य को क्या फायदा होगा, तो भाई वो जो राशि दी जाती है इसमें मृत हो जाने वाले या गंभीर रूप से घायल हो जाने वाले व्यक्तियों की, या कभी हाथियों की मौत वगैरह हो जाती है, उस स्थिति में निपटने के लिए राज्य को थोड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ केंद्र से फंड या राशि भी राज्य को प्राप्त हो सकेगी जब ये हो जाएगा तब। वैसे एक जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ अंचल में प्रॉपर अगर देखें एग्जैक्ट सभी वन मंडल तो 280 हाथी काउंट किए गए हैं, लेकिन अगर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश उड़ीसा आदि को जोड़ ले तो 314 हाथी छत्तीसगढ़ में स्पॉट किए जा चुके हैं, और इनका संघर्ष होता ही रहता है। 800 लोग तो इस साल ही जान गंवा चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ राज्य का पहला ऐसा, छत्तीसगढ़ राज्य क्या कहे पूरे देश में ऐसा पहला नगर निगम बना जिसका वन अधिकार पट्टा बांटा गया। अब आप बोलेंगे नगर क्षेत्र में कहां वन अधिकार पट्टा बांट रहे हैं, तो भाई जो जगदलपुर क्षेत्र है इसकी सीमाएं जो है वो लगती हैं बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों से जो वन क्षेत्र है और वहां आदिवासी अंचल के लोग रहते हैं, इसलिए ये निगम शामिल हो गया वन अधिकार पट्टा वितरण करने वाले जिले के रूप में। यहाँ कोया कुटुंबा जो समाज है उसके लिए यह वितरण किया गया। इसके बाद बात करेंगे बूढ़ा तालाब की। बूढ़ा तालाब के लिए कहां जाना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल रायपुर चलेंगे, और यहाँ क्या है अभी आपको पता है सरोवर धरोहर योजना चल रही है। ये थोड़ा टंग ट्विस्टर टाइप हो जाता है, तो सरोवर धरोहर योजना चल रही है और इसमें तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अब इसमें तालाब में बोट चलाए जाने की योजना है जो इलेक्ट्रॉनिक बोट होंगी, और इसके लिए काफी फंड वगैरह खर्च किए जाने की घोषणा है। लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ऐसा सुनने में आया है, जब होगा तब देखेंगे। अभी हाल इसके अलावा वाटर स्पोर्ट यहाँ शुरू करेंगे, ये एक न्यूज बनी थी। बात करते हैं अगले, तो आमा गांव ओपन कास्ट माइन। अब इसके लिए कहां चलेंगे, विश्रामपुर पता है ना, SACL का सेकंड हेडक्वार्टर है। पहला कौन सा है, बिलासपुर है, और दूसरा विश्रामपुर। तो यहाँ ना बहुत दिन से ये परियोजना, इनफैक्ट 2-2.5 साल से इस परियोजना को बंद कर दिया गया था। क्यों बंद कर दिया गया था, पर्यावरण प्रदूषण वाले मामले को लेकर के। अब पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है और इस परियोजना को वापस शुरू किया जा रहा है। तो भाई होता है, परियोजना का नाम पूछ देता है और बोलता है जिला बताओ या क्षेत्र बताओ, तो विश्रामपुर में है आमा गांव, ये याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर चलते हैं। जशपुर चलना पड़ेगा। जशपुर में तपकरा, वैसे तो नागलोक है लेकिन यहाँ सोना भी प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, वहां एक नदी बहती है, ईब नदी, उसके रेत के कणों में सोना मिलता है। अब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई और उसने सर्वे करा डाला। एक छत्तीसगढ़ की कंपनी है JSPL, हमारे रायगढ़ में कार्यरत है। इसके अलावा बॉम्बे की एक कंपनी है पाथवे, वो दोनों को बुलाए और उस पर सर्वे कराए। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अड़ी रही और लगभग उन्होंने बोला कि यहाँ स्वर्ण भंडार है और लगभग 3 टन सोना निकाला जा सकता है।
तो दो नदियों का उन्होंने चिन्हांकन किया, ईब नदी है और सोनझोरी नदी है, उसमें यह मिल सकता है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ सोनझरिया नाम की एक जाति या समुदाय रहता है जो कि यही काम करता है, और उनको वो पता रहता है कि कैसे निकालना है। आप और हम जाएंगे ना, नहीं कर सकते, लेकिन ये कर लेते हैं। तो ये प्रयास लगातार इनके द्वारा जारी है, और देखें गवर्नमेंट इस पर कोई प्रोजेक्ट डालती है या नहीं डालती है। वैसे छत्तीसगढ़ की कुछ और नदियां हैं जो ये काम करती हैं, पता है आपको नाम? सबरी नदी, बिल्कुल, उसमें भी उसके रेत के कणों में सोना मिल जाता है। इसके अलावा कोई नदी, तो एक नदी आपको और समझ में आएगी जो नारायणपुर क्षेत्र में बहती हुई दिखाई देती है। तो अगर आपको उन सभी नदियों का नाम याद आ रहा है तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बलौदाबाजार क्षेत्र है भाई, वहां तो नदी तो नहीं, लेकिन वहां सोने के ऑफिशियल खदान जो है वो प्राप्त हुई थी। खदान का नाम बाघमारा, याद आ रहा है? बिल्कुल। तो ये जो है आपके लिए, अच्छा, छत्तीसगढ़ की उन नदियों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जिनके रेत में सोने के कण मिलते हैं। अब बात करेंगे, मैं आपको बोला ना हमेशा कुछ नई जगह की तरफ ले चलेंगे। आज की जगह है पाताल गंगा कुंड। पाताल गंगा कुंड। अब पाताल गंगा क्यों? क्योंकि इसका संबंध जोड़ते हैं कि जमीन की बहुत गहराई से। क्यों जोड़ते हैं और कहाँ है? इंटरेस्टिंग है, चलिए जानते हैं। पहले तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा वही कसडोल क्षेत्र, यानी बलौदाबाजार चलेंगे, पिथौरा वाला मार्ग पे, या फिर हम कहते हैं सरल शब्दों में तो सोनाखान वन परिक्षेत्र के भीतर आने वाला एक जगह है। इस जगह पे एक कुंड है। ये कुंड लगभग 4-5 मीटर कहेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, फीट गहरा है, और यहां से लगातार अपने आप पानी निकल रहा है। अब पानी इतना निकल रहा है कि वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, 12 मासी वहां कुंड पे पानी भर रहा होता है। तो वो आसपास ये ख्याति फैली और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की मांग उठ गई है। बस इसलिए हम पाताल गंगा कुंड यानी कौहा पानी पहुंचने की बात कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कौहा पानी क्यों? भाई इस कुंड के ठीक बगल में ना एक कौहा का पेड़ है। अब कौहा पेड़ लोकल लैंग्वेज या लोकल भाषा में अर्जुन के पेड़ को कह देते हैं। तो अर्जुन के पेड़ से लगा हुआ पानी का कुंड, कौहा पानी। तो बलौदाबाजार चलना है और देख करके आना है। फिर बात करेंगे छींद कीड़ा। अच्छा, छत्तीसगढ़, मैं बोला ना बस्तर अंचल का प्रेम समाप्त नहीं होता है, हर दिन कुछ मिल जाता है। तो छींद कीड़ा बस्तर अंचल में खाई जाने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु। तो छींद का पेड़ आप सब जानते होंगे, पाम की प्रजाति का एक वृक्ष होता है, या नारियल या ताड़ जैसा एक वृक्ष होता है ना, उसी तरह एक वृक्ष है छींद, और उस पे लगता है कीड़ा। जब उसके ऊपरी भाग को काट देते हैं फिर उसमें कुछ कीड़े लगते हैं, वो जब उसका रस वगैरह ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, फिर उन कीड़ों का भोजन बनाया जाता है अबुझमाड़ क्षेत्र में, और उसको प्रोटीन की उपलब्धता के लिए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता के लिए खाया जाता है। वैसे बस्तर अंचल में मेरी क्लास में तो ऐसे जिक्र किया हूँ, आप लोग कुछ लोग जानते होंगे, चापड़ा चटनी मिलती है। हाँ, वो जो माटा होता है ना, आम के पेड़ में जो ऐसा घर टाइप बना लेता है, लाल रंग का बड़ा वाला चिवटा, हाँ, उसको कुचल करके नमक मिर्ची लगा करके चटनी बना के खाते हैं, उसको चापड़ा चटनी कहते हैं। बस अब एक छिंद कीड़ा भी जानिए। अब छिंद कीड़ा को इंदपुड्ग भी कहते हैं, इंदपुड्ग गोंडी में कहा जाता है। तो भाई ये एक्स्ट्रा जानकारी आप अपने खाते में दर्ज कर लीजिए। वैसे इसको ऐसी मत समझिए, अफ्रीका हो गया, थाईलैंड हो गया, लैटिन अमेरिकन देश जो हो गए, यहाँ इनका व्यवसाय या व्यापार भी होता है। तो भाई ये मेरी कोशिश थी आपसे जुड़ने की और आपको अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करने की। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों से शेयर करें। आपको दिल से धन्यवाद। हम 2000 सब्सक्राइबर पूरा कर चुके हैं, तो बहुत खुशी मिली है। ये खुशी आगे बढ़ते रहे, बस यही चाहता हूँ। और फिर विदा लेंगे और कल मिलेंगे नए न्यूज़ वीडियो के साथ। थैंक यू।